कर्नाटक की फिगर भी हमारे पास है। कर्नाटक में बीजेपी ने 28 में से 25 जीती थी 2019 में, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों ने कांग्रेस ने पूरा पलट दिया उसको और बहुत बड़ी जीत सिद्धारमैया ने हासिल की। नरेश जी, अगर कर्नाटक के बारे में बात करूं तो कर्नाटक की वजह से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो दक्षिण में एंट्री करती है। क्या आपको लगता है कर्नाटक, केरल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को मिशन 370 को दिला सकते हैं ये? देखिए, मुझे केरल के बारे में तो मुश्किल लगता है। केरल में जैसा कि इससे पहले वक्ता ने कहा, जो उनके वोट तो बढ़ेंगे लेकिन सीट मिल पाएगी कि नहीं, इस पर बहुत लोगों को संदेह है। अगर उनको एक या दो सीट भी मिल जाती है, एक भी सीट मिलती है केरल में, तो बीजेपी अपना खाता खोल लेगी और वो ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक का अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ समय का, उसमें विधानसभा में जिस तरह से वोट होता है, लोकसभा का वोट उससे अलग रहा है। तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से वोट हो सकता है, हाल बावजूद इसके कि कुछ ही समय पहले वहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और उसकी वजह यह है कि केंद्र में जो सरकार है वो पूरे देश पर शासन करती है, और राष्ट्रीय मुद्दों पर की जब बात होती है तो मतदाता, खासकर कर्नाटक का जो मतदाता है, वो जो केंद्र की मजबूत सरकार के पक्ष में वोट देता हुआ दिखता है। ये पहले भी हाथ हो चुका है हाथ और इस बार भी हाथ हो कंगन सकता को है। आरसी क्या? नरेश जी, मेरे साथ संदीप शास्त्री जी बैठे हुए हैं, उनका तो वही के रहने वाले। संदीप जी, जी। कर्नाटक के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं आपसे। क्या कर्नाटक की जैसे पिछली बार कर्नाटक में कमाल किया था बीजेपी ने, तमिलनाडु पूरा हो चुका है, केरल पूरा हो चुका है, कर्नाटक की आधी सीटें हो चुकी हैं, बीजेपी के लिए मिशन 370 में ये राज्य बहुत अहम है, क्या वहां पहुंच रही है गाड़ी? आज जिन 14 सीटों पे वोटिंग हुआ है, उनमें से 13 सीट बीजेपी या जेडीयू और या बीजेपी सपोर्टेड जेडीएस। इंडिपेंडेंस ने पिछली बार जीता था। इस बार इन 14 सीटों में बीजेपी का यही प्रयत्न है कि पिछली बार जैसे हमने किया वही हम रिटेन करने का एक प्रयत्न करें। इस बार कांटे की टक्कर इस 14 सीटों में आप देख रहे हैं। एक तरफ से बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेके इस चुनाव में वो आगे गए हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने राज्य के 5 वादों को ध्यान में रखते हुए जा रही है। तो ये दो नैरेटिव्स जो कर्नाटका में देख रहे हैं आप, वोटर कौन सा नैरेटिव को चूज करेगा। और इसमें जो अभी नरेश जी ने कहा कि कर्नाटका में मतदार केंद्र और राज्य चुनाव में ठीक फैसला करता है। 2013-14 में देखा हमने, 18-19 में देखा, और पिछले साल कांग्रेस की सरकार जरूर कर्नाटका में आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछले 20 वर्षों में एक ट्रेंड हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में लोगों की एक अप्रोच विधानसभा चुनाव से काफी अलग होती। मैं एक चीज़ जो संजय जी आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि करीब करीब एक तिहाई सीटों पर मतदान पूरा हो गया है, 189 543 में से। अभी तक के जो दो फेज हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, 370 का टारगेट पूरा होता दिखता है? देखिए, 370 का टारगेट तो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसके अलावा कोई और संकेत ढूंढ पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये मान लीजिए दो फेज के चुनाव नहीं भी होते, तब भी मुझे लगता था 370 का जो आंकड़ा है वो एक टारगेट है। जैसे कोई स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो एक टारगेट रखता है, भले ही कमजोर भी अगर होता है। साइंस का विद्यार्थी है, मैथ्स पढ़ता है तो बोलता आईआईटी क्रैक करना है, बायोलॉजी पढ़ता है तो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है। तो वैसे ही एक आप टारगेट रखते हैं, तो जब आप टारगेट रखते हैं तो उसके एक डायरेक्शन में काम करते हैं। 370 तो मुझे कभी भी लगा नहीं कि बीजेपी वहां पहुंच सकती है। नरेश जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अब इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस वो नैरेटिव नहीं बना पा रहा है कि भाई मोदी के सामने ये चेहरा होगा, मोदी की नीतियों के सामने ये प्रोग्राम्स होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कॉमन चेहरा नहीं है? क्या आपको लगता है कि उसका जो वोटर है वो अपने आप को मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है वोटिंग बूथ तक लाने के लिए? ये एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस समय कमजोर है, और एनडीए का जो नेतृत्व है
वो मजबूत है। अब अगर आप इंडिया अलायंस देखें तो इंडिया अलायंस में इन लोगों को दरअसल अपने अपने मैनिफेस्टोज अलग अलग कर रहे हैं। करना ये चाहिए था कि एक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले से बनाकर और एक घोषणा पत्र उनको एक इंडिया गठबंधन की तरफ से लाना चाहिए था, और एक ऐसा व्यक्ति इनको चुनना चाहिए था जिसको ये कहते कि ये हमारा नेता है। लेकिन वहां तो हर दल का जो अध्यक्ष है, नेता है, वो अपने को एनडीए इंडिया का नेता समझता है, तो इसलिए वो संभव था भी नहीं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और उस अगर आप तुलना करें नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो इस समय बहुत मजबूत है। वो देश के काफी लोकप्रिय और पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, और उनको दुनिया में भी जाना जाता है। मैं यहाँ लंदन से आपसे बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी भारत के इस चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता है। लोग बहुत ही नजदीक से इसको देख रहे हैं, बाकी देशों में भी उत्साह है। और एक जहां तक पश्चिमी देशों की बात है, वो एक कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। उनको लगता, उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी रहेंगे जी। तो वो कैसे डील करना है। हालांकि बाकी जो कोई भी सरकार आएगी लोकतांत्रिक रूप से चुनकर, उसके साथ वो डील करेंगे। लेकिन मैं एक यही ये सवाल बात है संजय कि जी के जो पास लेके जाना चाहता हूं। संजय जी, बीजेपी का काडर मोटिवेटेड फील करता है तो वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। 14 में देखा, 19 में देखा, दोनों जगह बीजेपी को फायदा हुआ। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी का वोटर को मान के चल रहा है कि हमको तो चुनाव जीतना है, उधर पता नहीं है कि हमको चुनाव जीतना है कि नहीं जीतना है, तो हम जाएं क्यों? क्या ये भी एक अनमना होने की वजह हो सकती है? ये हो सकती है वजह। आपने दोनों ओर इशारा किया, और ये फैक्ट हो सकता है क्योंकि बीजेपी का वोटर को लग रहा है कि जीत तो रही है पार्टी, तो चलो कोई बात नहीं, ना भी जाए तो चलेगा। और अगर दूसरे पक्ष को देखें, उन्हें उम्मीद नहीं है कि हम हरा सकते हैं, तो ये भी लगता है जाके फायदा क्या। ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन कुछ और छोटे छोटे फैक्टर हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, बेंचमार्क बहुत ऊपर है। हम 2019 से तुलना कर रहे हैं। अगर आप 2019-14 को किनारे कर दें, 19 एक अलग तरह का चुनाव था। 19 जैसा चुनाव बहुत कम हुए हैं टर्नआउट के दृष्टिकोण से। 68%, एवरेज टर्नआउट देश में 60% रहा है। 60 से तुलना करें तो आपको लगेगा चुनाव में तो टर्नआउट बढ़ गया, 4% बढ़ गया। और दूसरा, शुक्रवार को चुनाव, अगर आप कर्नाटक के चुनाव के घोषणा की बात करें, उस वक्त हमारे सीईसी ने कहा था कि मैं बुधवार को चुनाव कर रहा हूं, शुक्रवार और सोमवार अच्छे तारीख नहीं, अच्छे दिन नहीं होते चुनाव, छुट्टी मिल जाती, लंबी छुट्टी। और पता नहीं क्यों 7 चरणों के चुनाव में 2 शुक्रवार है और 2 सोमवार है।